वेलकम टू द केमिस्ट्री लाइव चैनल। आज हम बहुत ही लॉन्ग टाइम के बाद आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। आपको बहुत टाइम से इसकी जो आप वेट कर रहे थे, ये पहला पार्ट है हमारा केमिकल बॉन्डिंग सीरीज़ के अंदर। और उसके अंदर हम देखेंगे आज बहुत ही यूनिक टॉपिक, बहुत ही बेसिक्स टॉपिक जो आप 11th-12th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो, आपने बैचलर में भी किए होंगे, मास्टर्स में भी किए होंगे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी नेट, गेट और जेम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू। केमिकल बॉन्डिंग को जो है बैक बॉन्ड माना जाता है, एक पिलर माना जाता है केमिस्ट्री का। अगर ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाते हैं तो आपके पिलर्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, फिर आप केमिस्ट्री को इजीली समझ पाओगे और आप इजीली केमिस्ट्री जो है उसको एब्जॉर्ब कर पाओगे। ठीक है, इसमें वही है कि केमिस्ट्री क्या है, जो कार्बन हाइड्रोजन से निकलती है, कैसे बॉन्ड बनते हैं, कैसे अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल बनते हैं। ओके, तो हम स्विच कर रहे हैं सीधे हमारे फर्स्ट स्लाइड पे, जिस पे मैं टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक हमारा जो होगा हम डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन सेक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर हम ये देखेंगे कि बॉन्ड कैसे बनते हैं, बॉन्ड होते क्या है, बॉन्ड क्यों बनते हैं। फिर थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे, थोड़ा सा कि एटम क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कितने पार्ट होते हैं एटम के अंदर, उसमें ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। जो ऑर्बिटल्स के पार्ट, ऑर्बिटल क्या होता है हम समझ लेंगे, देन वी स्विच करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्बिटल्स की। ये ऑर्बिटल्स की क्लासिफिकेशन क्या होती है, कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं हम ऑर्बिटल्स को, कौन कौन से टाइप है ऑर्बिटल के जिसके बेस पे हम उसको क्लासिफाई करते हैं। जब उस ऑर्बिटल की क्लासिफिकेशन हो जाएगी तो हम उसमें भी फिर और देखेंगे कि भाई हम डी ऑर्बिटल जो है वो डी ऑर्बिटल क्या है और डी ऑर्बिटल को कैसे हम जो है वो उसको अच्छे से समझें। सो अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इस चीज़ पे और हम डायरेक्टली जंप कर लेते हैं अपनी पहली स्लाइड पे जिस पे लिखा है सिर्फ बॉन्ड। चलो, अब बॉन्ड सोच के आपको ये लिखा होगा कि भाई मैंने जेम्स बॉन्ड की मूवी की बात कर ली। नहीं, आपने बहुत टाइम पहले, बहुत टाइम तक यही सुना होगा कि बॉन्ड का मतलब है एक सिंगल लाइन। आपने जो सुना है अब तक वो है क्या है, बॉन्ड मीन्स लाइन। ओके, लाइन सिंगल होती है, 2 लाइन होती है, 3 लाइन होती है। सिंगल लाइन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, डबल लाइन का मतलब है डबल बॉन्ड, ट्रिपल लाइन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड। यही आपने सुना है ना अब तक। तो ये पूरे के पूरे ओल्ड कॉन्सेप्ट है भाई, देखो, और ये रटने वाले कॉन्सेप्ट है। ऐसे कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग से निकाल के कचरा बाहर फेंक दो पहले तो। ओके, जिसे आपको पढ़ा है कि बॉल सिंगल लाइन है, बॉल डबल लाइन है, बॉल ट्रिपल लाइन है, भूल जाओ ऐसी बेतुकी बातों को, ऐसी कोई चीज़ नहीं है ना। पहली बात तो ये मेरे साइड। अब एक्चुअल में बॉन्ड है क्या हम समझते हैं। पहली बात, बॉन्ड क्या है, इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो किन्हीं दो के बीच में होगा, बिटवीन केमिकल स्पीशीज और एटम्स। ठीक है, बॉन्ड क्या है, तो बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसके बीच में, किसी केमिकल स्पीशीज या एटम के बीच में। अब हम ये भी समझेंगे कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है। देखो, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ। ये कोई एक एटम है, ये कोई दूसरा एटम है, उनके बीच में अट्रैक्शन होगा और अट्रैक्शन होने से एक लाइन बनेगा। मैंने आपको लाइन, ठीक है, ये लाइन, तो इसे हम बोलते हैं बॉन्ड। सो बॉन्ड क्या है, बॉन्ड इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एनी केमिकल स्पीशीज और द एटम। अब चलो हमने समझ लिया बॉन्ड क्या है। अब हम ये जानते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो क्यों होता है। भाई क्यों कोई इंसान या क्यों कोई बंदा किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। इंसान जो है वो बॉन्ड फॉर्म करता है, मतलब उसकी बॉन्डिंग, हम बोलते हैं ना कि इसके साथ बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है, ये बंदा इसके साथ बहुत अच्छी ट्यून हो गया है, या ये बंदा इसके साथ बहुत अच्छे से रह रहा है। तो बॉन्ड का मतलब क्या है, बॉन्ड क्यों बनता है। अब देखो, फ्रेंड्स जो हम होते हैं बनाते हैं किस लिए, स्टेबिलिटी के लिए। हम कोई फ्रेंड को बनाते हैं ताकि अच्छा हमारा फ्रेंड बन जाए और हम स्टेबल हो जाए फ्रेंड को। हम इतना पढ़ते क्यों, इतना पढ़ने के बाद हमें मिलता क्या, एक स्टेबिलिटी, एक अर्निंग, एक सोर्स ऑफ अर्निंग। हम अच्छे पैसे कमाए इसलिए हम अच्छा पढ़ते हैं टू गेट अ स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे यूनिवर्स में अगर मैं ये चाहूँ कि कार्बन भाई स्टेबल बन जाए, थोड़ा सा बच्चा है भाई तो स्टेबल बन जाए कार्बन, मैं बोलूँगा कार्बन बनेगा स्टेबल, नहीं बनेगा ना। तो उसके लिए उसको क्या करना होगा, उसके लिए उसको अपने नेबर, अपने अड़ोस पड़ोस में किसी के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाए। बॉन्डिंग कैसे बनेगी, तो कार्बन क्या करेगा, अपने अड़ोस पड़ोस में जो हाइड्रोजन रहते हैं ना, बहुत सारे हाइड्रोजन रहते हैं उसकी जगह अड़ोस पड़ोस में, तो उस हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्ड बना लेगा। क्यों बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा क्यों, टू गेट अ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी पाने के लिए वो बॉन्ड बनाएगा। सो बॉन्ड बनाने की रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई स्टेबिलिटी है तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो
तो इसका मतलब है कि कार्बन एग्जिस्ट नहीं करता है अपने सिंगल फॉर्म में, तो वो आसपास वाले सारे एटम जो है उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, लाइक वो CH के साथ बनाए, Cl के साथ बनाए, फ्लोरीन के साथ बनाए, ऑक्सीजन के साथ बनाए, किसी के साथ भी वो बॉन्ड बना ले तो वो उसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी और वो स्टेबल हो जाएगा अच्छे से। इसी चीज का एक हमारे पास रीजन है कि हमें मीथेन मॉलिक्यूल मिला। 4 हाइड्रोजन एटम जब बॉन्ड बनाते हैं कार्बन एटम से जाके तो हमें क्या मिलता है, हमें डायरेक्ट मीथेन मॉलिक्यूल मिलता है, और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है हमारे केमिस्ट्री के, ये हम जान लेते हैं। अब हमें समझ गए कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होता है, टू गेट अ स्टेबिलिटी भी, बात खत्म। पर अब हमें ये जानना है कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है वो कैसे हुआ है। भाई हम पढ़ रहे हैं ना, हम तो बेसिक से पढ़ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है बॉन्ड क्या है, दूसरा क्वेश्चन है सर बॉन्ड तो है पर बॉन्ड बनेगा कैसे। ठीक है चलो बन गया, तो स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड बनेगा, कैसे बनेगा उसके लिए हम एक और कॉन्सेप्ट को ध्यान में, आपने चार्ज पढ़ा होगा Q1 Q2 चार्ज जो है, मैं उसको Q1 Q2 ना बोल के QA QB बोलूंगा। कोई दो चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं, दो चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कितना है r। मुझे अगर उन दोनों के बीच के पोटेंशियल क्या है वो जानना है, तो मेरे पास कौन सा फॉर्मूला था आपको पता हो कि K1 × QA QB डिवाइडेड बाय r। बस एक फॉर्मूला है जिससे हम दोनों के बीच, ठीक है ना। सो बॉन्ड क्यों बनता है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक एटम है, यहाँ मेरे पास दूसरा एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बहुत ज्यादा गहरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो क्या होगा, इस डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्शन होगा। जब अट्रैक्शन होगा तो बॉन्ड फॉर्म होगा। सो व्हाट इज मीन, बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है मैं लिखता हूं यहाँ पे, साथ साथ में आप भी नोट करते चलो। इफ 2 atoms are close together, okay, वो इतने नजदीक आ जाए अपने, and the attraction force, मैंने AF लिख रहा हूं इसको, is greater than the repulsive force, attraction force जो होता है वो repulsive force से बढ़ जाता है, then it will start to form a bond। ठीक है, वहां पे बॉन्ड बनने की शुरुआत हो जाती है जब ये अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाता है रिपल्सिव फोर्स से। अब अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, यहाँ पे इस इमेज में मैं थोड़ा सा एकदम लाइटली समझाया, पर ये में देखो मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, एक न्यूक्लियस से दूसरे जो आउटर शेल ऑर्बिटल है उस पर लगता है और इस न्यूक्लियस से उसके इलेक्ट्रॉन पे लगता है, वो अट्रैक्शन फोर्स होता है। अगर वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्स जो लगेगा दो न्यूक्लियस के बीच में या दो इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो उसे हम बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ पे देखो कितना अच्छा बेचारा स्माइल कर रहा है, सामने मुंह लटकाया भी खड़ा है कि मेरा बॉन्ड बन गया, मेरा बॉन्ड बन गया। तो एक्चुअल में क्या है ये बॉन्ड, कैसे बनता है ये बॉन्ड। ये बॉन्ड बनता है जब दो एटम्स अपने नजदीक आते हैं और अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा होता है तो बॉन्ड बनता है। और ये जो बॉन्ड बनता है वो जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को ही हम बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा सबसे बड़ा एक आज के लिए था कि बॉन्डिंग क्या है। तो बॉन्डिंग और कुछ नहीं बट दो एटम नजदीक आते ही अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्स, तो वो बॉन्ड बनना शुरू करते हैं और इसको हम बॉन्डिंग बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब बॉन्डिंग तक हो चुका, अब हम समझेंगे कि बॉन्डिंग जो है, मैंने एटम की बात की थी पहले तो, है ना। तो बॉन्डिंग से पहले थोड़ा सा एटम को समझ लेते हो। एटम को समझने के साथ ही हमारा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर शुरू हो जाएगा एकदम अच्छे से। तो यहाँ तक आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा हमने बेसिक सीख लिया कि क्या है, कि देखो बॉन्ड क्या है, हाउ बॉन्ड फॉर्म, और बॉन्ड कैसे बनता है और बॉन्ड क्यों बनता है। अब एक और चीज़ भी आपके दिमाग में होगी कि सर बॉन्ड, चलो मैं देखा बन गया है सर, बन गया, पर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड बनने के लिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ बॉन्ड। ठीक है ना, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो समझ गए तो समझ लो बॉन्डिंग आपको समझ में आने लगेगी धीरे धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ड्रॉ किया हुआ है मॉलिक्यूल का जिसे बोलते हैं PCl5। ये वेल नोन है आपके लिए PCl। देखो आपके और हमारे जो क्लोरीन भैया है उनकी टेंडेंसी आपको पता है, क्योंकि उनके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, उनको एक चाहिए, एक लेते ही वो अपना तो भाई 8 इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट पूरा करके आराम से बैठ। तो कुछ भी हो, किसी की जेब में भी 1 रुपया पड़ा वो ले ले भाई, तू मुझे दे दे और मुझे सब कुछ चाहिए तो मैं 8 इलेक्ट्रॉन लेके काम निपटा दूं। क्लोरीन इसमें मानता है। और अगर हमारे भैया इसमें मानते हैं तो क्या होगा। अब मैं बात करता हूँ क्लोरीन फास्फोरस की भी, फास्फोरस की बात मुझे करनी होगी। उसके पास आउटर में 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, बस अपनी ऑक्टेट, अपनी जो है सेटिस्फैक्शन फुलफिल करने के लिए अपने ऑक्टेट। तो भाई ये तो 30 से ज़्यादा लेने वाला है नहीं, आप कितना भी दे दो, आप कितना भी दे दो, 10 दे दो, 20 दे दो, 50 दे दो, 100 दे दो, मुझे तो नहीं चाहिए, मैं तो 3 ही लूंगा। पर क्लोरीन भैया नहीं भाई, मैं तो सबके सब लूंगा। तो अब देखो यहाँ पे मैं अलग से आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ। ये है फास्फोरस,
ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। ठीक है, 5 क्लोरीन यहाँ पे है। यहाँ पे आप देख रहे हो इस वाली इमेज में, मैं बात जो कर रहा हूँ इस वाली इमेज की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं जब देख रहे हो कि ये 1, ये 2 और ये 3, इन 3 के अंदर 3 एटम जो 3 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से जा रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉस्फोरस से जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, पर यहाँ पे देखो फॉस्फोरस के तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं भाई, फॉस्फोरस के बाद तो कुछ भी नहीं है। फिर भी कुछ भी ना होने के बावजूद भी फॉस्फोरस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन आपने क्या सोचा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो सर चाहिए बॉन्ड बनने के, ना बॉन्ड कैसे बनेगा, चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ बताओगे सर चाहिए, पॉज करो वीडियो, बताओ मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, सोचो सर 2 ही तो चाहिए। तो इसमें ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, आपकी ये सोच है, बट नहीं भाई, आप अभी तक गलत ही सोच रहे हो। जब ये क्लोरीन फॉस्फोरस के साथ सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना सकता है, तो मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए हमें बनाने के लिए, सिर्फ 1। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ऐसे खुल के सामने आएगा जब, तब मैं आपको समझाऊंगा कि ये एक सिंगल बॉन्ड जो मैंने दिखाया है यहाँ पे, सिंगल इलेक्ट्रॉन से ही ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। क्लियर, यहाँ तक सिंगल इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्मेशन मेरा हुआ है। दैट्स इट फिनिश, यहाँ पे बात खत्म है। अब क्लोरीन के बारे में बात नहीं करनी मुझे, पीसीएल के बारे में बात नहीं करनी मुझे, बट अब समझो कि ये प्रूव कैसे हो। मैंने बोल दिया कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो सिंगल है, भाई कौन बताएगा, कौन मानेगा कि ये सही है कि गलत है? बस कुछ प्रूफ तो चाहिए ना, ये बताने के लिए कि नहीं आप जो बता रहे हो वो सही है। तो हाँ, इसका प्रूफ है मेरे पास, हमारे पास भी इसका प्रूफ है, आपके पास भी इसका प्रूफ है। आप शायद उसको एक बारी मेमोराइज करो तो आपको आ जाएगा, आपको पता होगा कि PCl5 को मैं जैसे ही हीट करूंगा मुझे PCl3 मिलेगा और 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल के आए। या ऐसे ना लिख के मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि PCl3 मेरा बनेगा और Cl2 मेरा बन जाएगा, क्लोरीन गैस बनेगा। कैसे बनेगा भाई, हीट करने में ऐसा क्या जादू लगेगा? अब देखो, जब आप हीट करोगे किसी मॉलिक्यूल को, आपने जब किसी मॉलिक्यूल को हीट किया तो क्या होगा, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। जब कोई मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है बेसिकली, तो वो क्या करता है, एनर्जी ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर होने से क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है। अब देखो बॉन्ड कैसे बनता है, मैंने आपको आगे समझाया था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा। और ये देखो ये है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है 1 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, बहुत ही ईजी है अंडरस्टैंड करना इस इमेज से, तो कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है 1 इलेक्ट्रॉन की। देखो यहाँ पे कितना अच्छा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। यहाँ पे अट्रैक्शन कैसा है, बहुत ही वीक अट्रैक्शन है। तो इस केस के अंदर आप थोड़ी सी भी हीट दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पोर्शन जो है उसकी वजह से ये बॉन्ड टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी कम हो जाएगी, बॉन्ड टूट जाएगा। इस केस में ऐसा नहीं होगा। तो 2Cl निकलना एक प्रूव है अपने आप में कि 2 क्लोरीन जो है वो 2 क्लोरीन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये प्रूव हो चुका है कि भाई 2 क्लोरीन जो होते हैं PCl5 में वो सिंगल बॉन्ड से ही जुड़े हुए होते हैं। ओके, सो मैं नीचे यहाँ पे लिख दूं कि 2Cl माइनस और 2Cl एटम आर weakly bonded with phosphorus atom, so I or we can say that the bond are formed by Cl with P using 1 इलेक्ट्रॉन। ये आज का टेक होम मैसेज है, या इसको बोलते हैं ये आज का स्टेटमेंट है, इस स्लाइड का स्टेटमेंट है ये, इसको मत भूलना प्लीज़। मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये आज का स्टेटमेंट है, आज के दिन का, इस स्लाइड का पर्टिकुलरली। अब देखो यहाँ पे हम समझ चुके हैं बहुत ही अच्छे से कि भाई वही एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए हमें। बॉन्ड कैसे बनता है वो हमने समझ लिया कि भाई बॉन्ड ऐसे बनता है कि दो एक दूसरे के पास आता है, अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है रिपल्सिव फोर्स के कंपेयर में, तो बॉन्ड फॉर्म होता है। बॉन्ड क्यों फॉर्म होता है, स्टेबिलिटी के लिए फॉर्म होता है। और बॉन्ड क्या है, बॉन्ड कुछ भी नहीं है, बॉन्ड इज अट्रैक्शन फोर्स है केमिकल स्पीसीज या एटम के बीच का। इस जगह तक सब हमारा बेसिक्स क्लियर, ये क्लियर है। इसका मतलब अब आप रेडी हो चुके हो बॉन्डिंग की दुनिया में जाने। अब हमारे सारे लेक्चर आपको एक अलग आयाम में ले जाएंगे, अलग बॉन्डिंग की दुनिया में ले जाएंगे, जहाँ आप उसको फील करोगे, उसको महसूस करोगे और फिर बॉन्डिंग को अच्छे से समझ लोगे। देखो किसी भी चीज़ को समझने के लिए ना उसके साथ अटैच होना पड़ता है।
आप उसमें अटैच हो जाओगे, आप उसको समझोगे और फिर आप कभी भी कोई भी टेंशन के साथ बॉन्डिंग के सारे जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो आपके पास क्वेरीज आएगी, वो आप इजीली इसको रिजॉल्व कर। तो हम स्विच कर रहे हैं अब सीधे एटम सेक्शन के अंदर। अब एटम सेक्शन के अंदर दो पार्ट होते हैं, सबको पता है ये। एक कोर पार्ट बोलते हैं और एक एक्स्ट्रा कोर पार्ट बोलते हैं। कोर पार्ट भी कई बोलते हैं, कोर बाय न्यूक्लियस बोलते हैं और ऑर्बिट्स बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। बट न्यूक्लियस ऑर्बिटल्स हमें समझना है ना पहले, तो हम न्यूक्लियर ऑर्बिट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे उसको न्यूक्लियर पार्ट है और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है जो न्यूक्लियर में इन्वॉल्व नहीं है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या होता है, ऑन देने वाले इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूक्लियर पार्ट में क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये एक स्टेबिलिटी, ये एक माना जाता है। आपको रुथरफोर्ड पता होगा, रुथरफोर्ड ने क्या किया था, वो आपको सबको पता है। रुथरफोर्ड, ये बहुत बेसिक है। न्यूक्लियर पार्ट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एटसेट्रा के लिए। और केमिकल पार्ट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के लिए, उसकी रिएक्टिविटी से लगा लो, उसकी जो है वो रिएक्शन से लगा लो, ये सारी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट से बिलोंग करती है। अब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या है, वो ऐसा एक पार्ट है जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको इस पोर्शन में ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा और कहीं पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता नहीं। अब देखो ऑर्बिटल्स क्या है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं हमें, कहाँ मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में। तो जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, हमें जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं ना, उस चीज़ को हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स होता क्या, बेसिकली द पोजीशन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड आउट इलेक्ट्रॉन इज 95%। प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की वो 95% होती है, उस चीज़ को, उस जगह को हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिटल केस की बात चली है तो हम उसके शेप भी देखेंगे। ये सारे जो ऑर्बिटल्स हैं ना, वो मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए है, He प्लस Li2 प्लस, वन इलेक्ट्रॉन, मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है नहीं, वन इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम के लिए। अब देखो एस ऑर्बिटल, इसका शेप हमें पता है, राउंड शेप है, सर्कल शेप है। इसको बोलते हैं डम्बेल शेप, इसको बोलते हैं डबल डम्बेल शेप। और एफ का तो कोई शेप नहीं होता है, सबको ये पता है, क्योंकि वो इतने अपने आप में इतने सारे कन्फ्यूजन के साथ है। उसकी जो क्वांटम जब सॉल्व करोगे, इक्वेशन जब सॉल्व करोगे एफ ऑर्बिटल के लिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेशन इतने सारे हैं कि उसको एक शेप में डिफाइन करना इज क्वाइट इम्पॉसिबल, एंड ऑल्सो इट हैज़ मोर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट। तो उसकी वजह से भी हम उसको नहीं बता सकते कि कितने, उसकी शेप जो है वो क्या है। शेप हम समझ चुके हैं। अब शेप के बाद हमारा जो सेकेंड टॉपिक था, तो मैंने टॉपिक में को दिखाया था, वो शुरू होगा, वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। क्लासिफिकेशन कैसे करोगे भाई, ये 3 तो है, अब 4 तो कर दिए, कितने क्लासिफिकेशन करोगे, बट ये क्लासिफिकेशन नहीं था, ये शेप समझाए थे। अब क्लासिफिकेशन में देखोगे, ओ आप बोलोगे सर वाह कितना अच्छे आपने ड्रॉ कर रखे हैं शेप हमें समझाने के लिए। हाँ, अब क्लासिफिकेशन जो होता है वो 2 बेसिस पे हम करते हैं। पहला बेसिस है डायरेक्शन के बेसिस पे, दूसरा बेसिस है डिफ्यूजन के बेसिस पे। डायरेक्शन क्या है, डिफ्यूजन क्या है, हम उसको अलग समझते हैं। पहले हम बात करते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन जो है उसके सब कैटेगराइज पार्ट में डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स होते हैं और नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स होते हैं। डायरेक्शनल किसे माना जाता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है किसी की एक ही डायरेक्शन में हो, जैसे मुझे यहाँ से नेट क्लियर करना है, ये मेरा डायरेक्शन है, ओके। तो ये डायरेक्शन जो आपका है ना, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, वो आपकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। और आपका नॉन डायरेक्शनल क्या होगा, आप समझ रहे हो, अरे यार मुझे नेट भी करना है, सेट भी करना है, गेट भी करना है, जॉब भी लेनी है, फिर बहुत सारी चीज़ें भी करनी है, रिसर्च भी करना है, ये करना है, वो करना है। तो ये जो है आपकी नॉन डायरेक्शनल प्रॉपर्टी में काउंट होता है। और नॉन डायरेक्शनल प्रॉपर्टी सब जगह फैली हुई होती है, जैसे इस ऑर्बिटल। अब देखो मैं 2 एग्जांपल जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, उससे हम समझते हैं। पी ऑर्बिट की प्रॉपर्टी आप देख रहे हो, एकदम स्ट्रेट टू द डायरेक्शन है। इस पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्ट्रेट टू द डायरेक्शन है, सारे में आप देख लो एक बार अच्छे से। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है भाई, किस साइड भी हो सकती है, ये देख रहे हो, किसी भी साइड इसकी प्रॉपर्टी है एस ऑर्बिटल की। ठीक है, कैसा डायरेक्शन, क्या कौन क्या कोर रोल प्ले करता है, हम इसके बाद उसको देखेंगे वन फॉर्मेशन पे। अब डिफ्यूज की बात है। अब डिफ्यूज का मतलब क्या, आप मुझसे पूछोगे कि सर डिफ्यूज का मतलब क्या, डायरेक्शन तो हम समझ गए, बट व्हाट इज मीन बाय डिफ्यूज। तो डिफ्यूज का मतलब ये है कितनी फैली हुई है ऑर्बिटल, वो आप समझो, किस साइड में कितनी फैली हुई है। एस ऑर्बिटल है, उसकी डिफ्यूजन आप देखोगे तो कम है कंपेयर टू द डी ऑर्बिटल। और पी की तो ऐसे ही 2 जगह पे डिफ्यूज हुई है, ठीक है। पर डी की मैं बात करूँ तो बहुत चारों जगह पे बहुत अच्छे से डिफ्यूज होकर पड़ी हुई है। सो ये लेस डिफ्यूज में आएगा एस एंड पी ऑर्बिटल, और डी ऑर्बिटल मोर डिफ्यूज में आएगा। तो डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल प्रॉपर्टी हुई, एंड डिफ्यूज एंड लेस डिफ्यूज, सॉरी मोर डिफ्यूज एंड लेस डिफ्यूज 2 प्रॉपर्टी। अब किसी भी जो
बॉन्ड होता है उसको फॉर्म होने के लिए क्या चाहिए? उसको फॉर्म होने के लिए दो प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहली प्रॉपर्टी जो है वो हम देखेंगे डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, एंड दूसरी जो है वो लेस डिफ्यूजन प्रॉपर्टी। अगर आपको नेट क्लियर करना है तो आपको एक डायरेक्शन में पढ़ना होगा और आपको डिफ्यूज ज़्यादा नहीं होना होगा, आपको फूलना नहीं है, ज़्यादा फूलना नहीं है, आपको लेस डिफ्यूज होना है। ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन का ऑर्डर क्या निकलेगा? पहली बात पी आएगा, फिर एस आएगा, फिर डी आएगा। पी की प्रॉपर्टी देख लो कितनी है, दो साइड डायरेक्शनल में बहुत ही अच्छी है और वो डायरेक्शनल भी है, लेस डिफ्यूज भी है। नॉन डायरेक्शनल है और लेस डिफ्यूज है, ऐसी क्या है तो एस ऑर्बिटल है। और डायरेक्शनल भी है और मोर डिफ्यूज है, पर मोर डिफ्यूज के कारण उसकी जो है वो बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मेशन बहुत ही एंडिंग में चली जाती है। तो ये जो है हमारे बॉन्ड फॉर्मेशन के ऑर्डर थे कि पहले एनपी आएगा, फिर एनएस आएगा, फिर एनडी आएगा, एन टेंड्स टू एनी नंबर। यहाँ तक हमने सिर्फ और सिर्फ बात की थी ऑर्बिटल्स के बारे में। अब जो हमारा टॉपिक शुरू होगा, आज का टॉपिक जो शुरू होगा वो होगा कि डी ऑर्बिटल क्या है, कितने टाइप के डी ऑर्बिटल है, क्या रोल प्ले करेंगे, कैसे रोल प्ले करेंगे, डी ऑर्बिटल के क्या क्या रोल होते हैं वो हम देखेंगे। और फिर इस वीडियो लेक्चर को हम एंड कर देंगे और नेक्स्ट में और आगे के पार्ट देखने के बाद हम हाइब्रिडेशन शुरू करेंगे। तो थर्ड लेक्चर में हाइब्रिडेशन शुरू हम कर देंगे। तो अब देखते हैं कि इसके बाद जो है हम डी ऑर्बिटल को कैसे डील करते हैं। अब देखो डी ऑर्बिटल बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है, पहला है एक्सियल पार्ट और दूसरा है नॉन एक्सियल पार्ट। अब पूछना सर एक्सियल पार्ट क्या होता है? भाई एक्सियल पार्ट ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे ऑर्बिटल्स जो होती है वो एक्सिस पे लाई कर रही हो, यानी कोई भी एक्स वाई और जेड एक्सिस पे लाई कर रही है। अब देख रहे हो यहाँ पे एक्स वाई जेड किसी भी एक्सिस पे लाई कर रही है। और नॉन डायरेक्शनल ऐसा पार्ट है जहाँ पे ऑर्बिटल एक्सिस पे ना होते हुए एक्सिस के अलॉन्ग साइड होती है, एक्सिस के साइड में होती है। ऐसे भी तीन ऑर्बिटल है। यहाँ पे एक्स एंड जेड डायरेक्शन पे अगर वो प्रॉपर्टीज लाइक कर रही है, ऑर्बिटल लाइक कर रही है, तो हम उसे डी एक्स जेड बोलेंगे। अगर वो वाई जेड पे कर रही है तो डी वाई जेड बोलेंगे। और अगर वो एक्स वाई पे कर रही है तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोलेंगे। अब क्यों वो हम बाद में उसको देखेंगे। नॉन एक्सियल में हम देखते हैं कि नॉन एक्सियल में क्या है कि वो एक्स और वाई के अलॉन्ग में है, साइड में है, तो डी एक्स वाई, एक्स जेड के साइड में है तो डी एक्स जेड, और अगर एक्स वाई जेड के साइड में है तो डी वाई डी जेड बोल। अब इससे एक बात तो प्रूव हो जाती है कि जेड एक्सिस जो है उसको मॉलिक्यूलर एक्सिस बोल सकते हैं, क्योंकि वही जो है वो कपल्ड होते हैं, जेड एक्सिस ही कपल्ड होते हैं और हमें एक नया ऑर्बिटल मिले। तो समझ लो कि ये डी जो है वाई जेड और डी जेड एक्स कपल होके हमें मिल रहा है डी जेड स्क्वायर। और डी जेड स्क्वायर अपने आप में एक बहुत बड़ा तूफान है। अब क्यों तूफान बताया मैंने इसको, वो आपको मैं समझाता हूँ। ये इसकी देख रहे हो आप, ये वाली शेप, ये यहाँ तक जो मैं ब्लैक से अभी मैं कट लगा रहा हूँ उसको आप देखो। अरे भाई ये उसकी जेड एक्सिस है और जेड एक्सिस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है कंपेयर टू ऑल द ऑर्बिटल्स, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा डायरेक्शनल प्रॉपर्टी वाला है और सबसे ज़्यादा लेस डिफ्यूज है। हाईएस्ट डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है और सबसे लेस डिफ्यूज है ये। ठीक है, ये प्रॉपर्टी इसको सबसे ज़्यादा और बोलते हैं कि हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले ऑर्बिटल्स बनाती है। अगर हम कंपेयर करें मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की तो क्या होगा? अगर जब हम बात करते हैं मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की, कोई भी हो मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की अगर जब हम बात करें तो NS जो होती है उसकी वैल्यू सिमिलर होती है NP की और उसकी वैल्यू सिमिलर होती है ND की। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो देयर इज नो मोर चांस टू गो समवेयर एंड चेंज। बट जब हम मोर देन वन इलेक्ट्रॉन की बात करें, मोर देन वन इलेक्ट्रॉन की बात जब हम करते हैं तो उस केस के अंदर ND बाजी मार जाता है। क्यों मार जाता है? भाई इस जेड स्क्वायर की वजह से। उसके बाद NP और उसके बाद NS। सो इसकी मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ NP एंड NS। NS सबसे ज़्यादा सबसे कम मानी जाती है और NP सबसे ज़्यादा मानी जाती है फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए। तो देखो अब यहाँ तक जो था हमारा एक बेसिक था, हमने जो चलाया। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पर हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे पेनिट्रेशन शील्डिंग की, कैसे पेनिट्रेशन शील्डिंग होता है। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कपल ऑफ उसी लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एक्साइटेशन और कॉन्ट्रैक्शन की थियरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। फिर एप्लीकेशन देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन थियरी की। एप्लीकेशन जैसे खत्म होगा हम वहाँ पे देखेंगे कि डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स क्या है, और देन उसके बाद थर्ड लेक्चर पे हम हाइब्रिडाइजेशन पे स्विच कर जाएंगे, जो आपका मोस्ट अवेटेड टॉपिक है। तो आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा। ओके, एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। And if you have any doubt related to the chemical bonding or till this video, just let me ask comment section, and please subscribe the channel,
share it to your friends, and press the bell icon to get the second part or second lecture of chemical bonding soon to direct to your box.